एजुकेशन यूनिवर्सिटी पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कोशिकाओं की विविधता जो पार्ट 2 है। कल हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब हम आज पार्ट 2 के बारे में बताने वाले हैं, कोशिका के बारे में। सबसे पहले आप इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। कल हम कुछ कोशिकाओं के बारे में डिस्कस किए थे, तो बता सकते हैं कि कोशिकाओं की खोज किसने किया था? कोशिकाओं का खोज किसने किया था, बता सकते हैं? कोशिका का खोज कोशिका का खोज किसने किया था, ये बता सकते हैं आप? तो बोलना है तो वो भी कौन सा कोशिका, मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो बोलना है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। इन्होंने कितने ईस्वी में खोज किया था मृत कोशिकाओं का? 1665 ईस्वी। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था मृत कोशिका। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं का खोज किया था। किसके सहायता से? कॉर्क स्लाइड के सहायता से। कॉर्क स्लाइड्स के सहायता से। स्लाइड्स के सहायता से है ना, मृत कोशिका का खोज किया था। किसने? कोशिका का किसने? रॉबर्ट हुक। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। उसके बाद बता सकते हैं जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज जो किया था, किसने किया था? वह ल्यूवेन हुक था। कौन सा? लुवेन हुक। लुवेन लुवेन हो एक लुवेन हुक। लुवेन हुक साहब ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कितने ईस्वी में इन्होंने खोज किया था? 1674 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। कितने से खोज किया था इन्होंने? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। किसने? लुवेन हुक साहब ने। और लुवेन हुक साहब ने एक प्रोटोजोआ का भी खोज किया था। किसने क्या किया था? प्रोटोजोआ का भी खोज किया था। लुवेन हुक साहब ने एक प्रोटोजोआ का खोज किया था। लाल पेन ले लेते हैं। प्रोटो प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ का खोज किया था लुवेन साहब ने। खोज किसने किया था? लुवेन साहब ने। अब बता सकते हैं कि केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब बताओ कितने ईस्वी में किया था रॉबर्ट ब्राउन ने? तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन जो था, केंद्र खोज किया था इन्होंने। किसने भी खोज किया था? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्र की खोज किया था 1831 ईस्वी में। इस सब के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो आप जाके देखिए, तब इसके बारे में आपको समझ में आएगा। कल इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में बात किए हुए थे। या जिसके और आगे हम बात करते हैं। बिरजू साहब ने क्या बोला था? बिरजू साहब जो थे, बिरजू साहब ने क्या बोला था कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है, नई कोशिका का जो निर्माण होता है वह पुराने कोशिका से मिलकर बना होता है। वह पुराने कोशिका से मिलकर बना होता है। ये हम बता हुए थे। सेल सेलुला ओ सेलुला ओ सेलुला। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले उत्तक किसको कहते हैं? सबसे पहले उत्तक किसको कहता है? कहता है कि एक सी रचना और एक साकार करने वाले को, कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। नहीं कहता कि वह एक सी रचना होगा, वह एक सा रचना होगा और एक सा कार्य करने वाला होगा। वो कोशिकाओं के समूह को क्या बोल जाएगा? उत्तक। नहीं, एक सी रचना, एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये जो है उत्तक है। ये क्या है? उत्तक है। नहीं, सारे कोशिका मिल के आपस में एक साथ हो गए तो इसको बोलते हैं उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। उसके बाद कोशिका के बारे में कल ही डिस्कस कर लेते हैं। कोशिकाओं क्या बोला जाता है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? कोशिकाओं क्या कहा जाता है? जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। किसको? कोशिकाओं को माना जाता है। उसके बाद हम कल भी डिस्कस कर लेते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका का खोज किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कॉर्क के में मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद आया था 1634 ईस्वी में लुवेन हुक, जो कि जीवित कोशिका इन्होंने खोज किया था। 1634 ईस्वी में लुवेन हुक जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। लुवेन हुक ने 1634 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था मृत कोशिका खोज। 1634 में लुवेन हुक आए थे जो कि जीवित कोशिका खोज किया था। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या दिया? एक केंद्र का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में एक केंद्र का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में एक केंद्र का खोज किया था। तो मृत कोशिका खोज किसने किया था? तो वो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था? लुवेन हुक, जो कि 1674 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था।
रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज किया था 1831 में? केंद्र का खोज किया था। बिरजू साहब ने कौन सा खोज किया था? वह पुरानी नई कोशिका जो बनता है वो पुरानी कोशिका से ही मिलकर बना होता है, ये बिरजू साहब ने बोला था। उसके बाद उसे पुलकेश साहब ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाला क्या दानेदार सजीव और प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का नाम दिया इन्होंने। ये जीव द्रव का नाम किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव का नाम जो दिया है पुलकेश साहब ने 1839 में। 1839 में पुलकेश साहब ने इन्होंने क्या एक नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म या इसको जीव द्रव बोल सकते हैं, या जीव द्रव का नाम दिया। जीव द्रव का नाम दिया किसने? ये पुरंकंजे साहब ने। पुरंकंजे साहब ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव का नाम दिया है। उसके बाद कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली को। और केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियस। कोशिका द्रव बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका का जो संरचना बनता है ना, ये तीन मुख्य भाग होता है कोशिका के संरचना में। 3 मुख्य भाग होता है। कौन कौन? कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होता है। नहीं, कोशिका केंद्र कौन कौन सा होता है? कौन कौन से पार्ट होता है? मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली होता है और केंद्रक भी होता है और कोशिका द्रव होता है। तीनों पार्ट मिलकर के एक कोशिका का निर्माण करता है। उसके बाद और इसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद कहता है कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? इसका आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कोशिका झिल्ली किस तरह का है। अर्धपारगम झिल्ली है ये। नहीं, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? सबसे बाहरी पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसका क्या बोल रहा है कि ये बाहरी झिल्ली जो होता है पतली होता है, मुलायम होता है, लचीली भी होता है। ये सब इसका झिल्ली क्या होता है? लचीली और मुलायम, पतली। और यह लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। यानी कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कोशिका झिल्ली किस से होकर बनी होती है? तो बोलना लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर कोशिका झिल्ली बना होता है। और कोशिका झिल्ली किस तरह होता है? पतली होता है और मुलायम और लचीली होती है। ठीक है। और इसका चयनात्मक पारगम झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? चयनात्मक पारगम झिल्ली होता है। इसका कार्य क्या है? आकार बनाए रखना। आकार बनाए रखना, सुरक्षा, अणुओं का आवागमन नियंत्रण। अणुओं को आवागमन नियंत्रण, आकार बनाए रखने का काम है कोशिका झिल्ली का, और सुरक्षा करना होता है, और अणुओं का आवागमन नियंत्रण करना है उसका। अणुओं को ये नियंत्रण करता है। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली किससे होकर बना होता है? प्रोटीन और लिपिड। मेन बात ये रखना कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर कोशिका झिल्ली बना होता है। और उसका कार्य क्या है? कार्य आकार बनाए रखने का काम होता है उसका, और सुरक्षा करने का काम होता है, और अणुओं का आवागमन नियंत्रण करने का काम होता है कोशिका झिल्ली का। इसका मेन पार्ट यही है। चलिए अब अगले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति किसे बोलते हैं? ये कोशिका भित्ति जो होता है मानव में नहीं होता, ये प्लांट में होता है। किसमें होता है? प्लांट में होता है। कोशिका भित्ति जो होता है मानव का पार्ट नहीं है, ये प्लांट का पार्ट है। किसका है? प्लांट का पार्ट है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति से दशामर अंक बदी होती है। ठीक है। ये क्या होता है? कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में यानी पौधा में पाया जाता है। प्लांट यानी पौधा में पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? प्लांट में, केवल प्लांट में पाया जाता है। मानव में ये नहीं पाया जाता, मानव में ये उपस्थित नहीं होता है। कोशिका भित्ति किससे होकर बना होता है? सेलुलोज से होकर। कोशिका भित्ति किससे होकर बना होता है? सेलुलोज से होकर बना होता है कोशिका भित्ति। ठीक है। यह कैसा होता है? कोशिका भित्ति पूरा कड़ा होता है, यानी कड़ी होता है और निर्जीव भी होता है। कड़ी और निर्जीव होता है कोशिका भित्ति। ठीक है। इसके बाद कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिकाओं को निश्चित रूप से संरचना और प्रदान करना। यानी क्या होता है? कोशिका भित्ति का जो काम है वह संरचना का प्रदान करता है, और आंतरिक चोट और संक्रमण से सुरक्षा करना। यानी कोशिका भित्ति से क्या होता है? आंतरिक चोट, यानी जो उस पर चोट आता है उसको क्या करता है? वह सुरक्षा करता है कोशिका भित्ति, संक्रमण से सुरक्षा। तो कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? ये संरचना प्रदान करने का काम करता है, और इसको यदि कोई चोट पहुंचता है तो उससे सुरक्षा मिलता है कोशिका भित्ति से। ठीक है। यह पारगम होती है और पानी और विलेय पदार्थों को आने जाने देती है। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? पानी और विलेय पदार्थ, जो उसमें पानी जो मिला हुआ चीज़ होता है वो पदार्थों को अंदर आने के लिए देता है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का काम है कि पानी और पानी के साथ जितना भी घुलनशील पदार्थ है वह उसको अंदर आने के लिए देता है। कौन? कोशिका भित्ति।
कहता है हाइपोटोनिक वातावरण में कोशिका को फटने से बचाता है। यानी क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति का काम क्या है कि हाइपोटोनिक वातावरण में जो होता है कोशिका को फटने से बचाता है। कौन? कोशिका भित्ति क्या होता है कि वातावरण जो कोशिका को फटने से बचाता है, हाइपोटोनिक वातावरण में कोशिका को फटने से बचाता है कोशिका भित्ति। कोशिकाओं से कोशिका के संपर्क और संचार में सहायता करना होता है। कोशिका से कोशिका के संपर्क, कोशिका से कोशिका के संपर्क और संचार में सहायता करना। कोशिका से कोशिका के संपर्क और संचार में सहायता करना। कोई भी संचार यानी कोई वज्रपात होता है, इससे सुरक्षा मिलता है। वातावरण में उफड़ने से क्या इसको सुरक्षा मिलता है। कोशिका भित्ति से क्या होता है, कोई भी इस पर पौधा पर चोट पहुंचाता है तो यह कोशिका भित्ति इसको क्या कहता है, सुरक्षा करता है। चोट पहुंचाने से सुरक्षा होता है इससे कोशिका भित्ति से। और कोशिका भित्ति सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किससे होकर बना होता है? सेलुलोज से होकर बना होता है। यदि कोशिका भित्ति का बोले कोशिका भित्ति 5 कार्य लिखना है तो आप लिख सकते हैं 5 कारण कार्य जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देना है। ठीक है। और पूछेगा कि कोशिका भित्ति जो चोट पहुंचाते हैं प्लांट में, जो प्लांट को यदि चोट पहुंचा देता है तो उसको सुरक्षा किससे मिलता है, कौन सा अंग से मिलता है? तो उसको बोलना कोशिका भित्ति से सुरक्षा मिलता है। ठीक है। कहता है हाइपोटोनिक वातावरण फटने से क्या होता है? कोशिका भित्ति से सुरक्षा मिलता है, कोशिका भित्ति से उसको सुरक्षा मिलता है। चलिए अगले अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आता है कोशिका द्रव किसको बोलते हैं? कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? इसका कहते हैं यह कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा हुआ गाढ़ा पारभासी और चिपचिपा तरल है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका द्रव जो है कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच भरा हुआ गाढ़ा होता है और पारभासी जो अंदर आ सकता है चिपचिपा तरल होता है। ठीक है। ये कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच भरा हुआ गाढ़ा पारभासी और चिपचिपा तरल होता है। इसका काम क्या होता है? विभिन्न कोशिकाओं के लिए स्थान प्रदान करना, विभिन्न कोशिकाओं के लिए स्थान प्रदान करना। कोशिकीय चयापचय का मुख्य स्थल, पोषक तत्व बोलाइट और एंजाइमों का भंडार होता है यहाँ पर कोशिका द्रव में। कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है। कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। कोशिका द्रव का काम क्या होता है? कोशिका द्रव क्या काम करता है? कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। कोशिका के अंदर जितना भी भोजन सब है उसको परिवहन करने में मदद करता है कोशिका द्रव। और पोषक तत्व बोलाइट्स और एंजाइम का भंडार करने का काम करता है कोशिका द्रव। और कोशिकीय चयापचय का मुख्य स्थल होता है। विभिन्न कोशिका अंगों के लिए स्थान प्रदान करने का काम करता है कौन? कोशिका द्रव। इतना इसका मुख्य 5 कार्य हैं। ठीक है। 5 कार्य जो है इसका मुख्य कार्य है। अब इसके बारे में लिख सकते हैं और ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका। यहीं से क्या होता है? यहीं से इसका MCQ बनता है। यहीं से क्या? MCQ यहीं से बनता है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन से ही MCQ बनता है। आप यहाँ से पॉइंट से याद कर सकते हैं। ठीक है। ये जो चीज़, ये फिगर में आप जो देख रहे हैं, ये फिगर में जो देख रहे हैं, ये इसका नाम क्या कल बताए थे? माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया नाम है इसका। ठीक है। और जो इसमें जो चीज़ ये जो थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, थोड़ा सा पार्टिकल जो दिखा रहा है इसमें अंदर के इसके अंदर, ये क्या है? एक द्रव है, ये कोशिका द्रव। ये क्या है? कोशिका द्रव है। ये गाढ़ा है और चिपचिपा है, यानी कोशिका द्रव है। इसका मुख्य कार्य होता है कि जितना भी भोजन, जितना भी इसके अंदर भोजन पोषक तत्व है, ये सब मिलकर कोशिका के अंदर ले जाने में मदद करता है और कोशिका का आकार बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ इसके अंदर में जो है केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जागृह बोलते हैं ना। मानव शरीर का ऊर्जागृह, मानव शरीर का ऊर्जागृह बोलते हैं। मानव शरीर का क्या बोलते हैं? मानव शरीर का ऊर्जागृह बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर का ऊर्जागृह किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब यहाँ से अगले पेज में देखते हैं कौन इसके बारे में। और अब बोलते हैं अंतरप्राद्वीय जलिका किसे बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलते हैं? अंतरप्राद्वीय जलिका किसे बोलते हैं? अंतरप्राद्वीय जलिका जो होता है, अंतरप्राद्वीय जलिका किसे बोलते हैं? अंतरप्राद्वीय जलिका किसे बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नहीं, यह अंतरप्राद्वीय जलिका जो होता है एक झिल्लीदार होता है, झिल्लीदार नलिका का एक घना जाल होता है। अंतरप्राद्वीय जलिका जो होता है झिल्लीदार नलिकाओं का घना जाल होता है। रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक जलिका जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है खुदरी ये दो प्रकार के होते हैं। अंतरप्राद्वीय जलिका जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका, खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका। दूसरा होता है चिकनी अंतरप्राद्वीय जलिका। ठीक है। कैसा होता है? कहते हैं खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका, दूसरा होता है चिकनी अंतरप्राद्वीय जलिका। खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका में क्या होता है? राइबोसोम मौजूद होता है। खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका में राइबोसोम मौजूद होता है। खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका में राइबोसोम मौजूद होता है और चिकनी अंतरप्राद्वीय जलिका में राइबोसोम मौजूद नहीं होता है। खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका का कार्य क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। खुदरी अंतरप्राद्वीय जलिका का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और चिकनी अंतरप्राद्वीय जलिका का काम क्या है कि वसा लिपिड का क्या करना? निर्माण कर वसा लिपिड का निर्माण करने का काम चिकनी अंतरप्राद्वीय जलिका है, या विषहरण के काम करने का काम करता है। ठीक है।
देखो ये क्या है, एक आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या एक चिकनी अंतःप्रावी जलिका है, और ये जो है ये खुदरी अंतःप्रावी जलिका है। इसमें राइबोसोम उपस्थित हो, इसमें जो होता है राइबोसोम होता है, इसमें जो होता है राइबोसोम होता है, राइबोसोम मौजूद होता है, और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम जो होता है नहीं होता, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। और इसका काम क्या है, इसमें काम इसका काम है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका काम क्या है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और चिकनी अंतःप्रावी जलिका का क्या काम है कि लिपिड और वसा का निर्माण का, लिपिड और वसा का निर्माण करना और इसका विसरण के काम करने का मदद करता है। उसके बाद राइबोसोम किसको बोलते हैं, राइबोसोम किसको बोलते हैं, राइबोसोम जो होता है एक ऐसे कण जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। राइबोसोम को हम खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसको देखने के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगा, तभी हम इसको राइबोसोम को देख सकते हैं। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम यानी 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर में तक हम नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, ये खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। राइबोसोम के काम क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का काम क्या करने का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का काम होता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसको क्या हम खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद गोल्जी उपकरण किसको बोलते हैं, गोल्जी उपकरण को किसको कहते हैं, गोल्जी उपकरण सबसे पहले खोज किसने किया था, 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसका गोल्जी उपकरण को खोज किया था। इन्हीं के नाम पर गोल्जी उपकरण के नाम पड़ा, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया है, गोल्जी उपकरण, यानी ये वैज्ञानिक थे, इन्हीं अपने नाम पर ही गोल्जी उपकरण का नाम दिया गया। तो गोल्जी उपकरण का कब खोज किया गया था, 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में गोल्जी उपकरण का खोज किया था, गोल्जी उपकरण का खोज किया था, गोल्जी उपकरण का खोज किया था 1898 ईस्वी में गोल्जी उपकरण का खोज किया था किसने, कैमिलो गोल्जी ने, गोल्जी उपकरण का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, इन्हीं के नाम पर गोल्जी उपकरण का नाम पड़ा है। यह फुट्टिका क्या कहता है, यह फुट्टिका और सिटर्नी का समूह है, यह फुट्टिका और सिटर्नी का समूह है। गोल्जी उपकरण क्या है, यह फुट्टिका और सिटर्नी का समूह है। इसका कार्य जो होता है कि पदार्थों का संचयन और रूपांतरण, क्या कहते हैं, पदार्थों का संचयन और रूपांतरण और पैकेजिंग करना। इसका गोल्जी उपकरण का काम क्या है कि पदार्थों का संचयन करने का काम होता है, उसके बाद गोल्जी उपकरण का काम करता है रूपांतरण का काम करता है, शरीर का रूपांतरण करता है और पैकेजिंग करने का काम करता है। उसके बाद कहते हैं लाइसोसोम किसे बोलते हैं, ये शक्तिशाली एंजाइम से भरी छोटी थैलियाँ हैं, ये शक्तिशाली क्या है, एंजाइम से भरी एक थैली होता है, यह क्या एक लाइसोसोम जो होता है एंजाइम से भरी एक छोटी थैलियाँ होता है। ऐसा कार्य क्या, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है कि बाहरी पदार्थों का पाचन करना और टूटे फूटे अंगों को साफ करना, यानी लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम क्या करता है काम, लाइसोसोम का काम है, लाइसोसोम का काम क्या है कि टूटी फूटी अंगों को साफ करना, अंगों को क्या करता है, साफ करने का काम है, किसको, लाइसोसोम को काम क्या है कि टूटी फूटी अंगों को साफ करने का काम है। और ये क्या होता है, एक शक्तिशाली एंजाइम से भरी छोटी थैलियाँ होता है, लाइसोसोम क्या है, एंजाइम से भरी एक छोटी थैलियाँ होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सबसे क्या कहता है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाती है, कोशिका क्षतिग्रस्त होने के कारण ये क्या होने के पर ये फट जाती है और अपने ही एंजाइम पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है, यानी अपने ही एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है, कौन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें क्यों कहा जाता है कि ये कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर ये फट जाती है, नहीं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका क्षतिग्रस्त होने के कारण ये क्या, लाइसोसोम फट जाता है और अपनी ही एंजाइम से पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, ये टूटी फूटी अंगों को साफ करने में मदद करती है। ठीक है, अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जांगिरी कहा जाता है, मानव शरीर का ऊर्जागिरी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मानव शरीर का ऊर्जागिरी कहते हैं, मानव शरीर का ऊर्जागिरी कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का ऊर्जागिरी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का ऊर्जागिरी कहते हैं, मानव शरीर को माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, ऊर्जागिरी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जागिरी यानी बिजली हाउस, पावर ऑफ बिजली हाउस को कहा जाता है इसको। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, दोहरी झिल्ली वाली रचना होता है, इसका क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली वाला क्या होता है, रचना होता है, इसका संरचना के साथ दोहरी झिल्ली वाला होता है।
ठीक है, डबल। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है, अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, और डीएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है, अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर सकते हैं आप। उसका कार्य क्या करने का, इसका कार्य क्या होता है, किसी का श्वसन के एंजाइम मौजूद नहीं, एटीपी के रूप में मुक्त करना होता है। नहीं, जो श्वसन जो होता है किसी का श्वसन के एंजाइम में जो मौजूद होता है, और एटीपी के रूप में इसको रूप में ऊर्जा मुक्त करने का काम होता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। नहीं, कोशिका का ऊर्जागृह कहा था, कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। लवक किसको कहते हैं, लवक किसको कहते हैं, लवक जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक मानव शरीर में पाया नहीं जाता है। लवक जो होता है मानव शरीर में पाया नहीं जाता है, कहाँ पाया जाता है, हुआ एक पादप कोशिका में पाया जाता है। इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। लवक का भी क्या होता है, लवक का भी डीएनए होता है अपना, और राइबोसोम होता है अपना, अपना राइबोसोम होता है और अपना डीएनए होता है। किसको होता है, लवक को। लवक को अपना, राइबोसोम को अपना, इन लवक को जो है, लवक को अपना राइबोसोम होता है, अपना राइबोसोम होता है, और डीएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। लवक जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का होता है। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, किसे बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग होता है, पर्णहरित रहता है। क्रोमोप्लास्ट में रंगीन होता है, रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, यानी कोई वर्णक नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट में कोई वर्णक नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, यानी कोई कलर नहीं होता है। जैसे खाद्य संचय, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, तेल हो गया, इसका कोई कलर ही नहीं होता है। नहीं, ल्यूकोप्लास्ट में क्या था, रंगहीन होता है, इसका कोई वर्णक नहीं होता है। यह कार्य क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का, खाद्य संचय में, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, तेल में इसका ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है। क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है, रंगहीन होना। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, रंगीन करना, निकाल इसका फलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट काम क्या है कि फल और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करने का काम है क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्रोमोप्लास्ट एक रंगहीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें एक हरा वर्णक होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, ये मदद करने का काम करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। और बीज और फलों को रंग प्रदान करने का काम किसने करता है, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, खाद्य संचय में, स्टार्च, प्रोटीन, तेल में इसका कार्य होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है, इसका कोई वर्णक नहीं होता है। उसके बाद राजधानी किसे बोलते हैं, उसके बाद राजधानी किसे बोलते हैं, ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होता है। इसकी बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी को बाहरी झिल्ली को क्या नाम बोलता है, टोनोप्लास्ट। नहीं, राजधानी को बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। कोशिका झिल्ली राजधानी को बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली, राजधानी को कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठोस या तरल पदार्थों का संग्राहक थैलियाँ होता है। राजधानी जो होता है ठोस ठोस पदार्थों ठोस या तरल पदार्थों का संग्राहक थैली कहा जाता है। राजधानी जो होता है जंतु कोशिका छोटी राजधानियाँ होती है और जल संतुलन का कार्य करता है। पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है, कोशिका आयतन का 90% तक कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है। नहीं, राजधानी जो होता है पादप कोशिकाओं में, राजधानी जो होता है पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करने का काम करता है। और राजधानी जो होता है जंतु कोशिका में जो होता है, यह जल संतुलन का कार्य करने में मदद करता है। ये छोटी राजधानी किसमें होता है, मानव में, जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में बड़ी राजधानी होती है, जिसमें जो कि कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करने में मदद करती है। उसके बाद तर्काय या सेंट्रोसोम किसे बोलते हैं, तर्काय और या सेंट्रोसोम किसे बोलते हैं, इसको सेंट्रोसोम, तर्काय या सेंट्रोसोम, तर्काय या सेंट्रोसोम किसे बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक बेलन जैसी रचना होता है, ये इस तरह इसका आकार होता है, इसका तर्का या सेंट्रोसोम का। इसका क्या है, जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक बेलन जैसी संरचना होता है, जिसमें कि दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रोऑल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करना, यानी कोशिका जब विभाजन होता है, बढ़ता है, तो उसमें तर्का का मदद होता है। और कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल निर्माण में भाग लेती है। तर्काय जो होता है कोशिका विभाजन के समय में स्पिंडल निर्माण में भाग लेती है कौन, तर्काय। तर्काय का कैसा होता है स्ट्रक्चर, इसका ये बेलन जैसा आकार होता है, बेलन जैसा आकार होता है। इसमें जो होता है दो सूक्ष्म रचनाएं होते हैं, किसमें, तर्काय में जो होता है दो सूक्ष्म रचनाएं होते हैं।